अगर मैं आपको बताऊं कि एक नेताजी थे, कुर्सी पर आए, तानाशाह बन गए और अब उन पर मुकदमा चल रहा है तख्ता पलट का, तो आपके दिमाग में बहुत सारे पुरुषों की शक्ल आएगी। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेताजी महिला हैं। तो कौन से देश में ये कांड हुआ? और देश की बात कर रहे हैं तो एक दूसरा देश है जिसने एक तीसरे देश से हथियार खरीदने का सौदा किया, फिर खरीद लिया चौथे देश से, तो तीसरा गुस्सा हो गया और कट्टी हो गई। फिर अब उन्होंने सलाह करने की कोशिश की और उसके लिए कुछ पैसा दिया, मात्र 5,000 करोड़ रुपया। एक और देश है जिसके सिपाही एकदम एलीट कमांडो ऐसे पट पट करके गिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दुश्मन मार रहा है। ज़्यादातर लोगों का शक इजराइल पर है। उनको लगता है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई ऐसे मरता है तो पक्का पीछे मोसाद होता है। क्या सच्ची मुच्ची में मोसाद है? और दो दोस्त नहीं हो सकते थे, ऐसे देश हैं और वो बड़े फन्ने खां टाइप के हैं और एक दूसरे को इशारों में जंग की धमकी देते हैं। फिर अपने यहाँ वो टीवी चैनल्स पर ऐसे दोनों तरफ से आग की लपटें छोड़ते हुए ग्राफिक्स आते हैं। क्या यहीं पर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन की। उनके बीच फिर से शांतिपूर्ण ढंग से धमकियों का आदान और प्रदान हुआ है ताइवान के चक्कर में। और ताइवान जिसे हमारे और आपके पुरखे फार्मोसा कहा करते थे, इसकी क्या कहानी है? और आखिरी में वो कहानी जिसके चलते भारत में विदेश मंत्रालय से लेके श्रीलंका तक हलचल मची हुई है। काहे से? श्रीलंका में एक सुनवाई चल रही है, एक भाई साहब के ऊपर ट्रायल चल रहा था, उन्होंने ले दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। फिर दे सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई और इस्तीफा भी हो गया है। और इन सब में अडानी का जिक्र भी आया है। तो इन सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर हमेशा की तरह हैं कुकू एफएम। बढ़िया ऐसे कुकू करते हुए कान में ऑडियो बुक्स बजती हैं, ज्ञान मिलता है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो तो 50% की छूट मिलती है। काहे से कि आप लल्लन टॉप के दर्शक हो, कोड डालना पड़ता है LT50। ये प्रायोजित सूचना समाप्त हुई, अब खबरों पर लौटते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, अंग्रेजी वाले कई बार ता को टा भी बोल देते हैं, या हो सकता है कि टी है तो हम ही लोगों को लगता हो कि गोटबाया बोलें कि गोतबाया बोलें। और इसके अलावा अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, अदानी या अडानी आप देख लीजिए, ये एक ही नाव पर सवार हैं। इसके पीछे की वजह एक आरोप। किसका आरोप? सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी CEB के चेयरमैन MMC फर्डिनेंडो का। फर्डिनेंडो के मुताबिक राष्ट्रपति गोतबाया ने एक विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को देने के लिए कहा था। ये प्रोजेक्ट 500 मेगावाट की क्षमता वाला था। फर्डिनेंडो के आरोप में सबसे चौंकाने वाला बयान नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा था। उनके मुताबिक अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट अलॉट करने के पीछे नरेंद्र मोदी का प्रेशर था। उनके कहने पर ही गोतबाया ने फर्डिनेंडो को बुलाकर आदेश दिया। जब ये रिपोर्ट छपी इस बयान के बारे में, तो श्रीलंका के साथ साथ भारत में हंगामा मचा। दोनों जगहों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा गया कि पूरी सरकार एक बिजनेसमैन के इशारों पर काम कर रही है। पर जब ये बवाल आकार ले रहा था, उसी बीच फर्डिनेंडो ने अपना बयान बदल लिया और बोले कि मैं भावनाओं में बह गया था, प्रेशर में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो आज हम जानेंगे कि MMC फर्डिनेंडो के आरोपों के पीछे की कहानी क्या है, इस पूरे मसले पर श्रीलंका की सरकार क्या कह रही है और अदानी ग्रुप के श्रीलंका में क्या बिजनेस इंटरेस्ट है। श्रीलंका की संसद की एक कमेटी है, द कमिटी ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेस, शॉर्ट में बोलते हैं COPE, कोप। इसकी स्थापना जुलाई 1979 में की गई थी। इसका काम क्या है? ये कमेटी सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों और संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा पैसे का, इस पर नजर रखती है। देखती है कि कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा, किसी ने पैसा खाने के लिए नियमों को ताक पर तो नहीं रख दिया। इस कमेटी का दायरा उन कंपनियों और संस्थाओं तक सीमित है जिनमें श्रीलंका की सरकार का शेयर हिस्सेदारी है। 10 जून 2022 को इसी कमेटी की एक सुनवाई हो रही थी, जिसमें सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी CEB के चेयरमैन को बुलाया गया था। उनसे पूछताछ होनी थी। इस सुनवाई के दौरान मन्नार पावर प्रोजेक्ट, ये एक मामला था, उसका जिक्र हुआ। द मॉर्निंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फर्डिनेंडो ने, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कमेटी के सामने नवंबर 2021 की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुलाया और कहा कि CEB यानी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मन्नार पावर प्रोजेक्ट भारत के अडानी ग्रुप को उसका टेंडर अलॉट कर दे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया है।
फर्डिनेंडो ने आगे कहा कमेटी से कि गोतबाया ने उन्हें इस संदर्भ में कैबिनेट की चिट्ठी भी दी अपने आदेश के अलावा। फर्डिनेंडो की सफाई है कि उन्होंने राष्ट्रपति को बता दिया तभी कि टेंडर ऑफर करने का हक मेरे पास नहीं है, सीईबी के पास भी नहीं है। टेंडर पर आखिरी फैसला बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेता है। फर्डिनेंडो ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिर एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि राष्ट्रपति जी ऐसा ऐसा करने को कह रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, आप देख लो। फर्डिनेंडो ने अपने बयान में भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम लिया और कहा कि गोतबाया मोदी के दबाव में ये आदेश दे रहे थे। उनकी गवाही के बाद श्रीलंका सरकार की सफाई आई। गोतबाया के ऑफिस की तरफ से बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने फर्डिनेंडो को बयान को नकार दिया और कहा कि इस समय श्रीलंका बिजली की कमी से जूझ रहा है और राष्ट्रपति बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। हालांकि इन्हें एलोकेट करने में यानी देने में किसी भी तरह का बाहरी दखल नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सीमित संख्या में प्रस्ताव आते हैं, कम टेंडर आते हैं, सिलेक्शन पर खास ध्यान दिया जाता है और पूरा प्रोसेस श्रीलंका की सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन पर ही ट्रांसपेरेंट ढंग से अमल करके पूरा किया जा रहा है। ये तो दफ्तर की सफाई थी। फिर 12 जून को गोतबाया राजपक्षे ने भी ट्वीट किया और सीईबी चेयरमैन फर्डिनेंडो के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सरकार की सफाई के बाद फर्डिनेंडो ने भी अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि कमेटी मेरे ऊपर संगीन आरोप लगा रही थी, प्रेशर बना रही थी। इसी के चलते परेशान होकर मैंने भारत के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया और मैं इसके लिए बिना शर्त के माफी मांगता हूं। इस मामले में एक और अपडेट आया 13 जून की शाम को कि फर्डिनेंडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह तो हुई आरोप और सफाई की बात। श्रीलंका में अडानी ग्रुप का नाम इतना क्यों उछल रहा है? द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने बिजली से जुड़े कानूनों में भारी फेरबदल किया है। अब एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने का प्रोसेस लगभग खत्म कर दिया गया है। विपक्ष का इल्जाम इसके जरिए अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इससे पहले मार्च 2022 में भी विपक्षी पार्टियों ने सीईबी और अडानी ग्रुप के बीच हुए पावर प्रोजेक्ट डील की आलोचना की थी। कहा गया था कि गोतबाया अडानी को बैकडोर से एंट्री करवा रहे हैं जो कानून के मुताबिक नहीं है। अडानी ग्रुप श्रीलंका में एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। अडानी और गोतबाया ने अक्टूबर 2021 में मुलाकात की थी और तब भी कहा था कि हम श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जो मौजूदा क्राइसिस है उस पर भी काम करने की बात सामने आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। और भारत, हमने देखा कि श्रीलंका जब मुश्किल में था तो भारत उसका मददगार नंबर 1 था। ऐसे में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्या दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर कोई असर डालेंगे? पर्यवेक्षकों की अपनी अपनी राय आ रही है। हमने आपको अपडेट्स बता दिए, आगे भी इस मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये तो आज की एक खबर थी, पर आज बहुत सारी खबरें झहुआ भर के। पहली तो चीन से है। ताइवान को लेकर विवाद चलता ही रहता है। अब चीन ने पहली बार कहा जा रहा है कि खुले तौर पर युद्ध की धमकी दे दी है। सिंगापुर में एशियन सिक्योरिटी समिट चल रही है। वहां पर चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने कहा कि अगर किसी ने ताइवान को हमसे अलग करने की कोशिश की तो युद्ध होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम किसी भी कीमत पर ताइवान की आज़ादी और अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। अब ये रक्षा मंत्री ऐसा काहे बोल रहे थे? क्योंकि अमेरिका ने मई में टोक्यो में क्वाड समिट के दौरान कुछ कहा था। क्या कहा था उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने? कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका अपनी सेना उतार देगा। इससे पहले दोनों देश बल प्रयोग की धमकी नहीं देते थे। चीनी रक्षा मंत्री का यह बयान आया तो उस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनके काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन का भी बयान आया। वो भी सिंगापुर में ही मौजूद थे। दोनों मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी। मंत्री जी ने कहा अमेरिका के कि चीन उकसावे वाली बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका तो यथास्थिति रखने के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने कम्युनिकेशन लाइन मजबूत करने की बात पर जोर दिया, पर एक ही शहर में होकर उलट सुलट बयान चल रहे हैं। और आपसी रिश्ते कैसे हैं चीन और ताइवान के? इसके लिए आपको हिस्ट्री का एक क्विक रिकैप कराते हैं। बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी को फार्मोसा द्वीप पर धकेल दिया था। फार्मोसा को ही अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। चीन कहता है ये हमारा प्रांत है। 1992 में दोनों देशों के बीच एक आम सहमति भी बनी थी। ये समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी और कुओमितांग पार्टी यानी केएमटी के बीच हुआ था। तय हुआ कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी का पालन करेगा, पर ये ताइवान में हर किसी ने नहीं मान लिया। कुओमितांग पार्टी की एक मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी। उसने तब भी ये समझौता नहीं माना था, अब भी नहीं मानता। और गौर की बात यह है कि ताइवान की जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं साई इंगवेन, वो इसी डीपीपी पार्टी की नेता हैं और इसीलिए टसल बहुत बढ़कर नजर आ रहा है। चीन यूएन की एजेंसियों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में
ताइवान की मेंबरशिप का भी विरोध करता है। ताइवान WHO का भी हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 देश कहते हैं कि हेल्थ तो ज़रूरी मसला है, वहाँ पर इनको ले लीजिए। पर कई संगठन हैं जहाँ पर ताइवान है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आदि। जहाँ तक अमेरिका ताइवान संबंधों की बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रिश्ते मजबूत हुए, खूब हथियार बिके। कितने? 1.5 लाख करोड़ के हथियार अमेरिका ने ताइवान को बेच दिए। जो बाइडेन आए तो उन्होंने भी हथियार बेचना जारी रखा। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में भी ताइवान सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया था। मैसेजिंग का खेल था। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को एक डील तोड़ने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का फटका लगा। मामला फ्रांस के साथ हुई सबमरीन डील से जुड़ा है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 12 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदने का सौदा किया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने वाला था। फाइनल डिलीवरी 25 साल में होनी थी। फ्रांस ने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से सौदा अधूरा छोड़ दिया और फ्रांस को बिना बताए उसने क्या किया, अमेरिका और यूके के साथ एक नई डील कर ली, जिसको ऑकस का नाम दिया गया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को डीजल और इलेक्ट्रिक की जगह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मिलेंगी। अचानक इस डील के तोड़े जाने से फ्रांस खफा हुआ, बोला ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ऑस्ट्रेलिया के उस समय के पीएम स्कॉट मॉरिसन को झूठा भी बोल दिया, अपना राजदूत भी वापस बुला लिया। कुल जमा बात यह कि दोनों देश एक दूसरे से हो गए कट्टी। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस का गुस्सा ठंडा करने की अब कोशिश की है। नुकसान की भरपाई के तौर पर 5,000 करोड़ की रकम भी चुकाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जुलाई में फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे, ताकि पुराने मतभेदों पर मिट्टी पाई जा सके। अगली सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिविलियन सरकार पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बढ़ गया। 4 जून को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब सरकारी अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी ISI की है, जिनकी नियुक्ति के लिए ISI की हरी झंडी की जरूरत है। अब कौन कौन है जिनकी नियुक्ति के लिए जरूरत है झंडी की? सुप्रीम कोर्ट के जज, टॉप के सिविल ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसे पद भी इसमें शामिल हैं। इनकी नियुक्ति, इनका प्रमोशन सब ISI की निगरानी में। ऐसे लोग किसी भी हालत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि अहम पदों पर नियुक्ति के लिए ISI, IB और फौज का आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन पहले इस पूरे व्यवस्था को औपचारिक जामा नहीं पहनाया गया था। कोई भी खुलकर फैसले का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रहना है, पर अंदर ही अंदर सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र वैसे ही खतरे में था, अब और खत्म हो जाएगा। और हम जानते भी हैं पाकिस्तान के जनरलों को सत्ता चलाने का बड़ा शौक चलाया रहता है। अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक एक लंबी फेहरिस्त है सिविलियन सरकारों को हटाने की और फौजी बूट को सत्ता के गलियारों में दाखिल करने की। चौथी सुर्खी ईरान से है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के अफसरों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक 12 जून को एरोस्पेस डिवीजन के 2 अधिकारियों की ड्यूटी पर मौत हो गई, एक रोड एक्सीडेंट में मरा। ईरान ने कहा मरे नहीं, शहीद हुए। ईरान अपने सैनिकों को शहीद का दर्जा तब देता है जब उनकी हत्या की पुष्टि हो। ईरान ने इस दावे पर और कोई जानकारी नहीं दी। हमें ध्यान है जून में ही अली इस्माइल ज़ादेह नाम का एक अफसर भी बालकनी से गिरकर मर गया था। लंदन से चलने वाले एक ईरानी चैनल ने तब दावा किया था कि यह भी एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है। कहा गया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जानबूझकर अपने अफसर को रास्ते से हटा दिया। उसके ऊपर एक ईरानी कर्नल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लग रहा था। इससे पहले 31 मई को एरोस्पेस इंजीनियर अयूब इंतजारी भी एक डिनर पार्टी में गया। लौटा तो बेचैनी, अस्पताल गया तो पता चला जहर था खाने में। इंतजारी को बचाया नहीं जा सका और जिस पार्टी में वो गया था उसका मेजबान उसी रोज देश छोड़कर भाग गया। सरकार ने दिया बयान कि वो तो एक मामूली स्टाफ था, उसका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से कोई लेना देना नहीं था। पर इजराइल की मीडिया में उसके बारे में कुछ और ही जानकारी छपी। लिखा गया कि इंतजारी ईरान के मिसाइल एंड ड्रोन प्रोग्राम के लिए काम करता था। इंतजारी से भी कुछ पीछे चले तो 26 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री का एक और इंजीनियर ड्रोन हमले में घायल हुआ और फिर घायल होने में जो जख्म लगा उसकी चलते उसकी मौत हो गई। इसके बारे में जानकारी दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कहा कि ये इजराइल का ड्रोन हमला था। हालिया दिनों में इसमें सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल हत्या हुई वो थी 22 मई की, मतलब अभी 1 महीना नहीं बीता है। हमने आपको दुनियादारी में बताया भी था। उस दिन कुछ फोर्स के कर्नल हसन खुदाई को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी बाइक सवारों ने। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने इस हत्या के लिए भी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले इजराइल का नाम ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में भी आया। ईरान कहता है बदला लेंगे, पर अभी तक कोई बड़ा कदम दिखा नहीं है। 5वीं और आखिरी सुर्खी बोलीविया से। बोलीविया की एक अदालत ने तख्तापलट के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति जेनिन अनीस को 10 साल की सजा सुनाई। संविधान के खिलाफ काम करने का इल्जाम सही पाया। जेनिन नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक
बोलीविया की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। नवंबर 2019 में एवो मोरेल्स मास बोलीविया के राष्ट्रपति थे, पर उनके खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर थी। हिंसक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मास देश छोड़कर भाग गए। अब खाली कुर्सी पर बैठ गई अनीस और उन्होंने किया वादा कि मैं सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, जल्द देश में चुनाव कराऊंगी और फिर चली जाऊंगी। और यह भी कहा कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। पर वादा पूरा करने के बजाय उन्होंने मास के समर्थकों के खिलाफ मुहिम छोड़ दी, सरकारी दफ्तरों में धार्मिक निशान लगा दिए, विदेश नीति बदलना शुरू कर दी और जो पुराने नेता थे उनके खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मुकदमे ठांस दिए। इन सब के बीच मास के समर्थक नाराज हो रहे थे। उन्होंने अनीस पर प्रेशर बनाया कि चुनाव करवाओ, जैसा प्रॉमिस किया था। अक्टूबर 2020 में चुनाव हुआ। मास ने अपना कैंडिडेट उतारा, खुद तो लड़े नहीं, लुइस आर्क को, और वो जीत गए। अनीस को अब कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा और फिर उनके ऊपर तख्ता पलट के आरोप लगे। मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया, सुनवाई हुई, सजा का ऐलान हो गया। इस पर बयान भी आ गया जेनेन अनीस का। कह रही हैं कि बदले की कार्रवाई है, हमारे वकील इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपील करेंगे। आज का दुनियादारी इतना ही। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।